तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सूर्या और आप लोग देख रहे हैं SRVZ क्लासेस। और आप सभी का SRVZ क्लासेस में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है जो क्लास 12 की हिंदी साहित्य है। इसका गद्य खंड में अध्याय नंबर है 5, जिसके लेखक हैं असगर वजाद। तो असगर वजाद ने हमारे सामने 4 लघु कथाएं प्रस्तुत की हैं। तो लघु कथाएं जो कहते हैं छोटी छोटी कहानियां। तो छोटी छोटी कहानियों को किसी चीज के ऊपर व्यंग्य किया है। तो जैसे कि शेर को सत्ता के ऊपर व्यंग्य किया गया है, यानी कि किस तरह सत्ता लालच देकर प्रजा को लूटती है। और दूसरी है पहचान। तो पहचान के माध्यम से राजा के ऊपर व्यंग्य किया गया है कि यदि प्रजा अंधी, गूंगी और बहरी रहती है तो किस तरह राजा उन सभी को लूटता है। तो इस पर राजा के ऊपर व्यंग्य किया गया है। और चार हाथ के माध्यम से जो उद्योगपति होते हैं उनके ऊपर व्यंग्य किया गया है कि कम आय में किस तरह मजदूरों को ज्यादा काम कराने के उपाय ढूंढते हैं और उनसे ज्यादा काम कराने की कोशिश करते हैं। और चौथी जो लघु कथा है, छोटी सी कहानी है, वह है जो आजादी के बाद किसानों के ऊपर व्यंग्य किया गया है कि किसानों को किस तरह कुछ लालच देकर उनको लूटा जाता है। तो इन चारों ही कहानियों के माध्यम से किसी न किसी चीज के ऊपर व्यंग्य किया है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं जो शेर छोटी सी कहानी है, इसके माध्यम से सत्ता के ऊपर कवि ने, लेखक ने व्यंग्य किया है कि किस तरह जो एक जानवर होता है उसको लालच दिया जाता है कि शेर के मुंह में तुम्हारे लिए रोजगार है, तुम्हारे लिए घास मिलेगी, इस तरह के लालच देकर उसको बुलाया जाता है। जैसे कि भी सरकार को देखें तो सरकार भी किसी ना किसी चीज को लालच देती है अपनी प्रजा को। और उस प्रजा को कहा जाता है कि हमारी जो सत्ता आने के बाद तुम्हारे ये विकास कर देंगे, वो विकास कर देंगे और पैसों का लालच दिया जाता है। तो इसी तरह सत्ता के ऊपर इस कहानी के माध्यम से व्यंग्य किया गया है। तो एक गधा होता है और उसको कहा जाता है कि शेर के मुंह में तुम्हारे लिए घास है। और जैसे ही वो गधा शेर के मुंह में जाता है तो उसको वो मारकर खा जाता है। इसी तरह लोमड़ी को लालच दिया जाता है कि शेर के मुंह में तुम्हारे लिए रोजगार है। और जैसे ही लोमड़ी शेर के मुंह में जाती है तो उसको भी वह कहा जाता है। इसी तरह कुत्ते को भी यह लालच दिया जाता है कि जाओ शेर के मुंह में एक तुम्हारा निर्माण, यानी कि तुम अपने जीवन से मुक्त हो जाओगे, जाओ। जिस तरह कुत्ता उसके मुंह में जाता है तो उसको भी वह खा जाता है। तो इसी तरह किसी ना किसी चीज का लालच दिया जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को पैसों का लालच, किसी व्यक्ति का किसी और चीज का लालच दिया जाता है सत्ता के माध्यम से। तो इस कहानी के माध्यम से सत्ता के ऊपर व्यंग्य कवि, लेखक ने व्यंग्य किया है। अब दूसरी हमारी छोटी सी एक लघु कथा है जो पहचान के माध्यम से राजा के ऊपर व्यंग्य किया है। क्योंकि राजा को एक ऐसी प्रजा चाहिए जो अंधी, बहरी और गूंगी हो, ताकि उसके ऊपर कोई प्रश्न न उठा पाए और वह स्वयं के लिए कार्य कर सके और लोगों के, प्रजा के बारे में कोई कार्य न कर सके। अगर वो प्रश्न ही नहीं उठाएंगे तो क्या कार्य करेगा, इसलिए वह स्वयं क्या लिए कार्य कर सके। तो राजा को एक तो अंधी प्रजा चाहिए ताकि कोई भी गलत कार्य करे तो उसको वह देख ना सके। और बहरी इसलिए चाहिए ताकि राजा क्या प्रश्न बोल रहा है या क्या नहीं बोल रहा है इसको वह सुन ही नहीं पाएगा। अगर कोई व्यक्ति सुन ही नहीं पाएगा तो उसके ऊपर प्रश्न खड़ा नहीं करेगा। और गूंगी इसलिए चाहिए क्योंकि उसके व्यक्ति को ऊपर यदि कोई भाव प्रकट हो रहे तो वह मौखिक रूप से अपने भाव प्रस्तुत न कर सके। तो इसी तरह वह, अगर उसको तीनों ही तरह की प्रजा मिल जाती है तो वह स्वयं का भला कर सकेगा। तो एक बार राजा आदेश देता है कि सभी लोग आंखें बंद कर लें ताकि आप सभी को शांति मिलती रहे। अगर कोई व्यक्ति आंखें बंद नहीं करता है तो उसको दंड दिया जाएगा और उसकी अशांति मिलेगी और उसकी स्वतंत्रता को भंग किया जाएगा। और दूसरी कहते हैं कि सभी जनता बहरी हो जाए और अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा ले ताकि जीने के लिए सुनना जरूरी नहीं है। और तीसरे जो गूंगी है, इसके माध्यम से राजा कहता है कि आप सभी होठों को चिपका ले ताकि यदि आप बोलोगे ही नहीं तो न बोलने से काम अधिक हो पाएगा। तो इसी तरह इन तीनों ही जो मैंने बताया इसकी अनुपालना करो। तो इन तीनों के माध्यम से वह अपना कार्य एवं विकास करना चाहता है, स्वयं का भला करना चाहता है, अर्थात प्रजा का के बारे में नहीं सोचना चाहता है। तो इसके माध्यम से लेखक ने राजा के ऊपर व्यंग्य किया है।
तो अक्सर होता है। तो दरअसल कह रहे होते रामू और चिंदू, यह जब आंखें खोलकर देखते हैं तो राजा स्वयं के लिए ही कार्य करता है, अर्थात प्रजा के लिए कोई कार्य नहीं करता है। तो इसी तरह आधुनिक समय में भी ऐसा देखने को मिलता है। सत्ता यही चाहती है कि अगर प्रजा ऐसी हो तो उनको आनंद मिलता रहेगा और स्वयं के लिए भला करते रहेंगे। जो तीसरी हमारी लघु कथा है वह है चार हाथ। चार हाथ के माध्यम से लेखक असगर वजाहत ने जो उद्योगपति एवं पूंजीपति होते हैं उनके ऊपर व्यंग्य किया है। जो ये लोग अक्सर करते क्या है, अपने लाभ में वृद्धि करने के लिए अनेक नियम अपनाते रहते हैं और अलग अलग तरीके के कार्य करते रहते हैं ताकि वह अपने लाभ में वृद्धि कर सके और मजदूरों का शोषण करते हैं। तो होता क्या है, जो एक मिल मालिक मजदूर जो भी जितने भी मजदूर हैं उनके चार हाथ लगाने की कोशिश करता है ताकि वह लाभ में वृद्धि कर सके और एक व्यक्ति की आय जो भी आय है उसको बचाकर वह अपने लाभ में वृद्धि करेगा और वह चार हाथ लगा सके। तो इसलिए उसने अनेक जो भी वैज्ञानिक थे उनको बुलाया, लेकिन वह असफल हुआ और डॉक्टरों से उसने ऑपरेशन करवाया लेकिन असफल रहा। इससे कई लोगों की मृत्यु भी हो गई और लोहे के हाथ भी लगाए लेकिन काम नहीं कर पाए, इससे भी कई मजदूर मर गए। लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं ऐसे ऐसे अलग अलग नियम अपनाता रहूंगा तो इससे बहुत सारे मजदूर मर जाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, इनकी आय ही को आधा कर देता हूँ, यानी कि जो भी उनको महीने की जो तनख्वाह मिलती है उसको मैं आधा कर देता हूँ, बात वही रह जाएगी। एक आदमी की जगह दो आदमी लगा दूंगा और वही चार हाथ वाली बात रह जाएगी। तो इस तरह जो मजदूर होते हैं उनका शोषण करते हैं ये उद्योगपति अपने लाभ में वृद्धि करने के लिए। तो इसी तरह लेखक ने इन व्यक्तियों के ऊपर व्यंग्य किया है। अब चौथी हमारी जो लघु कथा है साझा। इस साझा के माध्यम से लेखक ने पूंजीवादी व्यक्तियों के ऊपर व्यंग्य किया है कि किस तरह जो ये पूंजी जो अमीर वर्ग के लोग हैं वो किसानों को लूटने का कार्य करते हैं। तो इसको एक कहानी के माध्यम से बताया है और हाथी को पूंजीवादी व्यक्तियों का प्रतीक बताया है। तो होता है क्या है, किसान होता है जो एक बार खेती कर रहा था। खेती करते वक्त एक हाथी आता है और कहता है कि जो तुम ये खेती कर रहे हो आधे भाग में मैं रह जाता हूँ और आधे भाग में तुम रह जाओ। तो किसान कहता है कि नहीं, मेरे आधे भाग से गुजारा नहीं हो पाएगा। तो हाथी उसको डराने और धमकाने लगता है कि नहीं मैं करूंगा। तो इसी तरह कुछ बात के कारण वह फिर से कहता है कि मेरे इससे मैं भारी भी हूँ और मोटा भी हूँ, तो इस तरह जो छोटे मोटे जानवर हैं तो मुझसे डरेंगे। तो इन बातों के कारण भी वह किसान को कैसे भी कर मना लेता है। फिर उस खेती के हिस्से में वह हाथी भाग ले लेता है और भाग लेने के बाद जब गन्ने की फसल बोई गई और तब वो उगकर तैयार हो गई थी, तब बारी आई आपस में बांटने की। तब किसान कहता है कि जो तुम्हारी आधी हिस्से की थी तो आधा जो भी गन्ने थे वो तुम ले लो और आधा मेरा हो जाएंगे। तब हाथी कहता है कि नहीं ऐसा क्यों, मैं जितनी लेना चाहूंगा इतनी ही ले सकता हूँ। तो इसी तरह एक गन्ना लेता है और कहता है कि जितना तुम इधर से खा सकते हो उतना खा लो, यानी कि उतना तुम्हारा हो जाएगा और जितना मैं इधर से खा सकता हूँ उतना मैं खा लेता हूँ, उतना मेरा हो जाएगा। तो इसी तरह हाथी पूरे गन्ने को ले गया और जितनी भी जो फसल हुई थी उसको वह ले लेता है। इसके माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि लेखक कि जो वर्तमान में जो पूंजीवादी जो अमीर वर्ग के लोग होते हैं ये केवल किसानों की जमीन को हड़पने का कार्य करते हैं, उस पर निगाहें रखते हैं, कैसे भी उनको लूटने का कार्य करते हैं। तो इसी तरह ये हमारा जो अध्याय था खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय के साथ।